हेलो लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ लाजमी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे। बाकी अगर आपने अब तक इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। अक्सर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, व्यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लाइक उतने नहीं होते। तो आज मैं तमाम लोग जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले कि हम स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, आप इसको लाइक कर दें। इसके साथ साथ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इजी पैसा नंबर भी अवेलेबल है, तो जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। आज की ये जो स्टोरीज़ हैं, ये कुछ डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और छोटी छोटी स्टोरीज हैं। तो टाइम को मजीद ज़ाया किए बगैर अब हम चलते हैं स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और मैं कोरंगी में रहा करता हूँ। आजकल जो मेरी जॉब है वो बेसिकली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, लेकिन अब से तकरीबन 5 या 6 साल पहले आप कह सकते हैं कि 2017 और 18 में मैं कोरंगी के एक शादी हॉल में, जिसे कि मैरिज हॉल भी कहा जाता है, वहाँ पे जॉब किया करता था। अब क्योंकि कुछ अरसे बाद, यानी अब से कुछ अरसे पहले, ये जितने भी मैरिज हॉल थे इनको तोड़ दिया गया था, लेकिन जब ये हॉल मौजूद थे तो उस वक्त की ये कहानी है। अब जिस मैरिज हॉल में मैं जॉब किया करता था, उस मैरिज हॉल के बिल्कुल बराबर में, या आप कह सकते हैं कि उसकी बैक साइड पे एक बहुत बड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल मौजूद था। अब मेरी जो ड्यूटी थी वो इस तरह से थी कि शाम के 6 बजे मैं मैरिज हॉल में पहुंचा करता था और रात के 3 बजे तक वहीं पे मौजूद रहता था। वैसे आमतौर पे जो शादी ब्याह के प्रोग्राम हैं वो रात को 12, साढ़े 12 बजे तक ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ देर तक रुकना पड़ता है। खैर, वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से जितना भी स्टाफ था, इवेंट के जो मैनेजर था, वो भी अपने घर जा चुका था। अब मैंने सोचा कि मैं पहले वॉशरूम चला जाता हूँ, वहाँ से फ्री होऊंगा, तो फ्री होने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। बहरहाल जैसे ही मैं वॉशरूम के करीब पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम के बराबर में, जहाँ पे वो गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, वहाँ से किसी के बातें करने की या हंसने की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ तो सबसे पहले मैं यही समझा कि शायद कोई चोर हैं या चरसी वगैरह हैं जो स्कूल के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा मैंने जानते हुए या अनजाने में, जहाँ पे हमारा वॉशरूम मौजूद था उसके बराबर में सीढ़ी लगाई और सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के बाद स्कूल की तरफ झांकने लगा। जैसे ही मैंने सीढ़ी लगा के स्कूल की तरफ झांकना शुरू किया तो मैंने देखा कि सामने जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद हैं, उन स्टेयर्स के सामने जो कॉरिडोर है या एक छोटी सी जगह है, मैंने देखा कि वहाँ पे सामने एक औरत खड़ी हुई है जिसने बज़ाहिर लाल कलर का लिबास पहन रखा है और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन है। एक अजीब बात यह थी कि उसकी जो आंखें थीं, इतने अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था जैसे शाइन कर रही हैं। यह एक अजीब सी रोशनी है जो उसकी आंखों से मुसलसल निकल रही है। वो जो औरत थी कुछ अजीब तरीके से कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ जाती, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परेशानी का शिकार है। अभी जबकि मैं उसके ऊपर गौर कर ही रहा था, एकदम से उस औरत ने मेरी तरफ देखा। अब जैसे ही उस औरत ने मेरी तरफ देखा तो मुझ पे एकदम से न सिर्फ कपकपी तारी हो गई, बल्कि मुझे लगने लगा कि शायद ये जो औरत है ये कम से कम इंसान नहीं है। उसका कुछ अजीब सा हुलिया था, यानी उसकी जो स्किन थी ऐसा लग रहा था जगह जगह से लटकी हुई है। उसके चेहरे पे बेइंतहा जख्म मौजूद थे। हालांकि उसके जो कपड़े थे वो दुल्हनों की तरह थे और बज़ाहिर देखने से वो दुल्हन लग रही थी। खैर, एकदम से जब मैंने उसके खौफनाक चेहरे पे गौर किया
तो अगले ही लम्हे जबकि मैं नीचे उतरना चाहता था, देखते ही देखते ये जो सीढ़ी थी, जिस सीढ़ी के जरिए मैं बराबर में झांक रहा था, न जाने किसी ने उसको पकड़ के जोर से धक्का दिया और मैं उस सीढ़ी के समेत एकदम से नीचे जा गिरा। अब जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मेरे ऊपर सीढ़ी आके गिरी। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं फौरन से उठा और जितना तेज़ी से हो सकता था मैंने ना सिर्फ भागना शुरू किया, बल्कि जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी वो पढ़ता चला गया। देखते ही देखते कुछ लम्हात के अंदर ये जो हॉल था, मैं उसके गेट से बाहर निकल चुका था। अब यहाँ से जो मेरे घर का रास्ता था वो तकरीबन 15 या 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन मेरे घर पहुँचने से पहले पहले ना सिर्फ मुझे शदीद बुखार हो चुका था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे शदीद सर्दी लगना शुरू हो चुकी है। मेरा नाम इरफान अहमद है और अब से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले मैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। बेसिकली ये जो फैक्ट्री थी, क्योंकि ये एक गारमेंट फैक्ट्री थी, तो अक्सर ऐसा होता कि यहाँ पे शिफ्टों की सूरत में काम हुआ करता था। वैसे ही एक दफ़ा मेरी नाइट थी और मुझे रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक जॉब करनी थी। खैर जब मैं काम पे पहुंचा तो काम जैसे नॉर्मली स्टार्ट हुआ करता है वैसे ही स्टार्ट हुआ और तकरीबन 4 या 5 घंटे आराम से गुजर गए। लेकिन जैसे ही 1 या 1.5 बजे का टाइम हुआ तो इत्तेफाक से कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फैक्ट्री की लाइट चली गई। अब जैसे ही फैक्ट्री की लाइट गई तो हमें 1 घंटे तक वेट कराया गया और जब 1 घंटे तक लाइट नहीं आई तो हम तमाम लोगों की छुट्टी कर दी गई। अब जब छुट्टी हुई तो रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और मैं फैक्ट्री से रोड क्रॉस करके, यानी कि सामने वाली जो गली है उस गली से चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब ये जो गली थी ये एक बहुत ही सुनसान, बहुत ही वीरान गली थी और अजीब बात ये थी कि एक बहुत लंबी सी गली थी। इत्तेफाक से मेरे साथ कोई दूसरा भी मौजूद नहीं था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरे सीधे हाथ में एक गवर्नमेंट स्कूल शुरू होने वाला था। अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल था ये एक बहुत क़दीम स्कूल था और अक्सर इस स्कूल के आगे, यानी इसके सामने की तरफ बहुत सारा कचरा पड़ा होता था। अक्सर दिन के औकात में मैं इससे पहले भी यहाँ से गुजर चुका था। खैर जैसे जैसे मैं उस कचरा कुंडी के करीब पहुंच रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कचरा कुंडी है उस कचरा कुंडी के ऊपर कोई मौजूद है। अब क्योंकि मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो रहा था, खैर जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो पहले मुझे लगा कि जैसे कुत्ते कचरे के पास जमा होते हैं या कचरे के ऊपर खेल रहे होते हैं, वैसे ही शायद कोई कुत्ता है जो वहाँ पे खेल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसके मज़ीद करीब पहुँचा तो ये देख के मेरे औसान ख़ता हो गए। मैंने देखा कि एक मुश्किल से 20 या 21 साल की बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की है जो ना सिर्फ कचरे के ऊपर खड़ी हुई है बल्कि अजीब तरीके से मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब इतनी रात में इस वीराने में इस कचरे वाली जगह पे इतनी खूबसूरत लड़की का एकदम से नज़र आना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है शायद ये जो लड़की है ये कोई मेंटली डिस्टर्ब लड़की हो जो यहाँ पे आके खड़ी हो गई हो, लेकिन उसके हुलिये से, उसकी शक्ल से, उसके बालों से कतई नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह एबनॉर्मल लड़की है। अभी जबकि मैं उसके चेहरे पे गौर कर ही रहा था तो देखते ही देखते वो जो लड़की थी उसने एकदम से पीछे की तरफ देखा। अब जैसे ही उसने पीछे की तरफ देखा तो अगर आपको पीछे देखना हो तो आप अपनी गर्दन को मोड़ते हैं और हल्का सा अपने जिस्म को टर्न किया करते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी, जैसे ही इस लड़की ने पीछे की तरफ देखना चाहा तो सिर्फ उसकी जो गर्दन थी
वो पूरी की पूरी ना सिर्फ मुड़ी, बल्कि मुड़ने के बाद उसके जो बाल थे वो मेरे सामने आ चुके थे, जबकि उसका जो मुंह था वो पीछे यानी स्कूल की तरफ मौजूद था। अब पहले पहर जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने उसके जिस्मानी खदोखाल पे या उसके ऊपर गौर करना शुरू किया तो वाकई में उसका जो जिस्म था, उसका जो धड़ का फ्रंट वाला हिस्सा था वो मेरे सामने था, जबकि सिर्फ उसकी जो गर्दन थी वो मुकम्मल तौर पे मुड़ी हुई थी। अब जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो इतना तो मुझे यकीन हो चुका था कि कम से कम ये जो भी मखलूक है इंसान नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, ख़ास तौर पे जो इस गली के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनसे सुन रखा था कि इस गवर्नमेंट स्कूल के सामने रात के टाइम में एक चुड़ैल नज़र आया करती है। मैंने जो भी मुझे कुरानी आयत आती थी ना सिर्फ उनकी तिलावत शुरू कर दी, बल्कि बहुत ही तेज़ी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। जैसे जैसे मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी औरत है मुसलसल मेरे पीछे चलती चली आ रही है। और तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद, जबकि मैं उस स्कूल से काफ़ी दूर आ चुका था, मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। खैर अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुंच चुका था। और घर पहुंचने के बाद मेरी अम्मी ने मुझ पे काफ़ी ज़्यादा दम दुरूद किया। आज भी जब मैं उस स्कूल के सामने से गुज़रता हूँ, ख़ास तौर पे रात के औकात में जब उस कचरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जैसे आज भी उस कचरे के पास कोई ना कोई है जो मौजूद है। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उस वक्त का वाक़या है जब कराची में इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी। 1970s का दौर था, यानी अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50-55 साल पुरानी बात है। मैं एक फैक्ट्री में या एक मिल में जॉब किया करता था और ये जो मिल थी ये कराची सुपर हाईवे पे मौजूद थी। तो अक्सर ऐसा होता कि जब हम अपनी मिल में काम करने के लिए जाया करते थे तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करना होता था। लेकिन कभी कभी अगर कोई बड़ी रिक्वायरमेंट हो या कोई प्रोडक्शन की कमी हो तो अक्सर जो हमारे सुपरवाइज़र थे या जो भी मैनेजर्स थे वो हमसे रिक्वेस्ट किया करते थे कि एक रात एक दिन के लिए शिफ्ट कर लें, और अगर आप एक रात और एक दिन की कंसेक्टिव शिफ्ट करेंगे तो हम आपको उसके बस 2 दिन का एक्स्ट्रा मुआवजा देंगे। तो अक्सर जो मेरे दोस्त थे वो इस ऑफ़र को अवेल किया करते थे और उनकी कोशिश होती थी कि जब भी ऐसी ऑफ़र हो तो भरपूर तरीके से काम करें, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ आमदनी में इजाफा होगा बल्कि जो भी हमारे अखराजात हैं उनको उठाने में आसानी हो जाएगी। तो वैसे ही मुझे कहा गया कि आज आपको दिन की शिफ्ट करनी है और इसके बाद आपको रात की भी शिफ्ट करनी है। अब मैं खुशी खुशी राज़ी हो गया और जो भी मेरा काम था वो मैंने करना शुरू कर दिया। अब इस शिफ्ट के दौरान हमें कहा गया था कि रात के 9 से 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। और ये जो ब्रेक होगा, इस ब्रेक के अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर रुकें, बाहर चले जाएं। अगर आपने कुछ खाना पीना है तो बाहर का रुख कर लें। अगर आप लोग खाना लेके आएँ तो आप अंदर ही रुक के खाना खा सकते हैं। इत्तेफाक से मेरे पास कुछ खाने को मौजूद नहीं था, लिहाजा जैसे ही ब्रेक हुआ तो ब्रेक टाइम में मैं उस मिल से या उस फैक्ट्री से बाहर निकल गया। आमतौर पे दिन के औकात में उस फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे ठेले वाले मौजूद हुआ करते थे। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो उनसे ख़रीद के खा सकते थे। खैर जब मैं बाहर निकला तो बाहर गुप अंधेरा था और इत्तेफाक से वहाँ पे कोई भी ठेले वाला या इस तरह को कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा मैंने सोचा कि 1 या 1.5 घंटे का जो भी ब्रेक है
उस ब्रेक में मैं ऐसी एक चक्कर लगा लेता हूँ। थोड़ी बहुत ठंडी हवा लगेगी तो एकदम से फ्रेश हो जाऊँगा। वैसे ही मैं चलता चलता आगे बढ़ता चला गया और तकरीबन 10 या 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद एक बहुत बड़ा सा नाला था, जो कि आज के दौर में एक बहुत बड़े पुल में, एक मशहूर पुल में तब्दील हो चुका है, वो एकदम से मुझे नज़र आने लगा। अब जैसे जैसे मैं उस नाले की तरफ बढ़ रहा था तो दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा सा आदमी है, जो कि ना सिर्फ उस नाले के पास मौजूद है बल्कि शायद उसने एक बहुत बड़ी सी चादर ओढ़ रखी है। अब क्योंकि हल्की हल्की सी सर्दियां थीं और अगर आप उस दौर की बात करें और सुपर हाईवे की बात करें तो आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। खैर, जैसे जैसे मैं उस शख्स के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि ये जो शख्स है ये कुछ अजीब तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसके जिस्म में कोई बीमारी है या फिर हो सकता है कि उसके साथ कोई जहनी मसला हो। बार बार वो एकदम से अपने जिस्म को झटकता, जैसे कि उसके जिस्म पे जो चादर मौजूद है वो उसको अपने जिस्म से उतारना चाहता हो। अगर वो उस चादर को अपने जिस्म से नीचे उतारना भी चाहता था तो बात ये थी कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था। खैर, मैंने सोचा कि मैं आगे जाता हूँ और देखता हूँ या इससे पूछता हूँ कि आखिर क्या मसला है। हो सकता है कि मैं इस शख्स की कोई मदद कर सकूँ। बहरहाल, जैसे जैसे मैं उसके मज़ीद करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं उसके बिल्कुल सामने जाके खड़ा हुआ तो अजीब शख्स था, उसने अपने पूरे जिस्म को, इवन कि अपने सर को भी उस चादर में ढांप रखा था। बहरहाल, जैसे ही मैं उस नाले के पास या उस शख्स के पास जाके खड़ा हुआ तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, खैरियत तो है? कोई मसला है तो मुझे बताएं। अभी जबकि मैं उससे कुछ पूछ ही रहा था कि इस दौरानिए में उस शख्स ने दोबारा से अपने जिस्म को अजीब तरीके से हिलाना शुरू किया। और इस बार जब उसने अपने जिस्म को इस तरह से हिलाना शुरू किया तो मेरी आंखों के सामने सामने वो जो काले कलर की चादर थी वो उसके जिस्म से एकदम से निकली और नीचे गिर गई। जैसे ही वो चादर नीचे गिरी तो मैंने जो मंजर देखा, आज भी जब मैं उस मंजर को याद करता हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि मुझे शिद्दत से एहसास होता है कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती। बहरहाल, जैसे ही उसके जिस्म से जब चादर नीचे गिरी तो मैंने देखा कि वो जो शख्स है उसका धड़ तो मौजूद है लेकिन गर्दन या उसके ऊपर का हिस्सा मौजूद नहीं है। मेरे सामने जो मखलूक खड़ी हुई थी, जिसकी मदद करने के लिए मैं इतनी दूर तक चल के आया था, वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि वो एक सरकटा इंसान था जिसके बारे में गए वक्तों में अपने बुजुर्गों से हमने बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां सुन रखे थे। आज जबकि मेरा सामना उस सरकटे से हो चुका था तो मेरे जिस्म में कपकपी सी तारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मैं चाहने के बावजूद भी ना वहाँ से मूव कर पा रहा हूँ, ना ही मेरी ज़बान, मेरे अल्फाज मेरा साथ दे रहे हैं और कोशिश करने के बावजूद भी ना कोई कुरानी आयत, ना कोई सूरत मेरी ज़बान पे आ पा रही है। बस जैसे तैसे करके मेरे मुंह से अल्लाह का नाम निकला और जैसे ही अल्लाह का नाम निकला तो वैसे ही मैं पलटा और मैं जितना ज़ोर से हो सकता था मैंने अपनी मिल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से मैं मिल के अंदर पहुंच गया, वरना हो सकता है वो जो रात थी मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती।